लाल किला आत्मघाती विस्फोट, भारत की सभ्यतागत सुरक्षा पर सीधा प्रश्न। यह लेख अदिति जोशी के द्वारा लिखा गया है। 2025 के लाल किला हमले ने एक असहज सच्चाई उजागर की है कि अब शिक्षित उग्रवादी, संस्थागत मिलीभगत और विचारधारात्मक मकसद भारत की आतंक परिस्थिति को तय कर रहे हैं। यह घटना एक सभ्यतागत चेतावनी है जो भारत को खतरे की अपनी समझ पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करती है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर 10 नवंबर 2025 को एक कार विस्फोट हुआ और फिर यह खुलासा सामने आया कि हमलावर फरीदाबाद का एक डॉक्टर था। इसी क्षण ने पूरे घटनाक्रम का अर्थ बदल दिया। यह कदम किसी अचानक आए आवेग का परिणाम नहीं था, बल्कि एक लंबे, शांत और लगातार चले वैचारिक पतन का अंत था। जो व्यक्ति जीवन बचाने के लिए प्रशिक्षित था, वही बड़े पैमाने पर विनाश का साधन बना दिया गया। लाल किला विस्फोट महज एक आतंकी हमला नहीं था, यह इस बात का चेतावनी संकेत है कि आधुनिक जिहादी नेटवर्क अब भारत के शहरी, शिक्षित और पेशेवर वर्गों तक गहराई से पहुंच चुके हैं और हमारी सभ्यतागत कमजोरियों का उपयोग कर रहे हैं। भारत के सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक के ठीक पास एक डॉक्टर द्वारा कार बम चलाया जाना अपने आप में यह सोचने के लिए पर्याप्त है कि हम कट्टरपंथ को अब तक किस दृष्टि से देखते रहे हैं। फरीदाबाद से लाल किले तक तथ्य अत्यंत चिंताजनक है। 10 नवंबर को यह कार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई इलाकों में घूमती रही, घंटों तक सुनहरी मस्जिद की पार्किंग के पास खड़ी रही और अंततः शाम 6:52 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के सामने विस्फोटित हो गई। धमाके ने आसपास की कई गाड़ियों को आग में झोंक दिया और पुरानी दिल्ली के सबसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में भारी जनहानि का कारण बना। इसके बाद फरीदाबाद में हुई छापेमारियों में लगभग 3000 किलोग्राम विस्फोटक, हथियार, ट्रिगरिंग सर्किट और बम बनाने की अन्य सामग्रियां बरामद की गईं। स्पष्ट है कि यह हमला किसी एक व्यक्ति की अलग-थलग की गई कार्रवाई नहीं थी। जांच आगे बढ़ने पर यह सामने आया कि यह मॉड्यूल, जिसमें डॉक्टर और अन्य उच्च शिक्षित लोग शामिल थे, कई शहरों में एक बड़े, समन्वित हमले की तैयारी कर रहा था। खुफिया आकलन के अनुसार इस योजना के तहत 32 कारों को विस्फोटक वाहनों वीबीड में बदला जा रहा था। मामले से जुड़े प्रमाण यह भी दिखाते हैं कि इस नेटवर्क के तार जैश-ए-मोहम्मद, जेम और अंसार गज़वतुल हिंद जैसे पाकिस्तान समर्थित जिहादी संगठनों से जुड़े थे, जो पहले भी भारत में बड़े आतंकी हमले कर चुके हैं। इन गिरफ्तारियों ने अल-फलाह विश्वविद्यालय को भी कटघरे में ला खड़ा किया है, क्योंकि कई आरोपी, डॉक्टर, फैकल्टी सदस्य और छात्र इसी संस्थान से जुड़े थे। यह एक गंभीर संस्थागत कमजोरी की ओर इशारा करता है। अर्थात यह विश्वविद्यालय वैचारिक रूप से कट्टरता को बढ़ावा देने वाला माहौल बन चुका है, जहां बेहद कम निगरानी और जांच के कारण उग्रवादी नेटवर्क पढ़े लिखे युवाओं की भर्ती और ब्रेनवॉश आसानी से कर पा रहे हैं। अल-फलाह का प्रकरण एक बड़ी चेतावनी है कि आधुनिक और प्रतिष्ठित दिखने वाले परिसर भी, यदि सभ्यतागत सतर्कता न हो, तो अंतर्राष्ट्रीय जिहादी नैरेटिव के लिए उर्वर जमीन बन सकते हैं। व्हाइट कॉलर जिहाद इस साजिश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसके मुख्य ऑपरेटिवों की सामाजिक और पेशेवर पृष्ठभूमि है। आम धारणा, जो अब भी 9/11 के बाद बने वैश्विक क्लिशों से प्रभावित है, यह मानती है कि आतंकवाद प्रायः समाज के हाशिए पर खड़े, आर्थिक रूप से वंचित या पिछड़े युवकों से जुड़ा होता है, जिन्हें मदरसों में उग्रवादी विचार सिखाए जाते हैं। लेकिन यह मामला इस दृष्टिकोण को पूरी तरह चुनौती देता है और स्पष्ट करता है कि आधुनिक आतंकवाद की नई परतें कहीं अधिक जटिल, शिक्षित और संगठित रूप ले चुकी हैं। इस नेटवर्क में शामिल लोग फरीदाबाद की एक निजी यूनिवर्सिटी और अस्पताल से जुड़े मेडिकल डॉक्टर और शिक्षक थे। उनकी पेशेवर पहचान ने उन्हें सामाजिक वैधता और सम्मान दिया, साथ ही ऐसे संवेदनशील स्थानों तक पहुंच भी प्रदान की जहां एक सामान्य व्यक्ति संदेह के बिना प्रवेश नहीं कर सकता।
अस्पताल, प्रयोगशाला और विश्वविद्यालय परिसर जैसे स्थानों में उनकी नियमित उपस्थिति ने उन्हें उपकरणों, रसायनों, तकनीकी ढांचों और विशेषज्ञ संसाधनों तक आसान पहुंच दी, और यही पहुंच आगे जाकर इस नेटवर्क की गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। ये सभी लोग उन विस्तृत नेटवर्कों का हिस्सा थे जो उन्हें वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रयोगशालाओं तक पहुंच और विभिन्न राज्यों में बिना किसी संदेह के आवाजाही की सुविधा प्रदान करते थे। इन सभी तत्वों ने मिलकर ऐसा परिचालन ढांचा तैयार किया जो किसी साधारण आतंकी मॉड्यूल की तुलना में कहीं अधिक सक्षम, संगठित और गुप्त था। डॉक्टर और शिक्षक जैसे पेशेवरों पर सामान्यतः कोई शक नहीं करता, और इसी सामाजिक भरोसे को ढाल बनाकर इस नेटवर्क ने खुद को वर्षों तक सुरक्षित रखा। यह संपूर्ण ढांचा बताता है कि इनके कार्यों की प्रेरणा आर्थिक तंगी या सामाजिक हाशिए का परिणाम नहीं थी, इसकी जड़ें वैचारिक उग्रता में थी। ये वे लोग थे जिन्हें आधुनिक शिक्षा, अवसर और तकनीक ने आगे बढ़ाया था, लेकिन इन्हीं आधुनिक सुविधाओं को उन्होंने आधुनिक राष्ट्र, राज्य और समाज के विरुद्ध हिंसक साधन में बदल दिया। वैश्विक स्तर पर इस प्रवृत्ति को व्हाइट कॉलर जिहादी कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति जो ऊपर से सफल, शिक्षित और सम्मानित पेशेवर दिखते हैं, पर भीतर से एक विनाशकारी विचारधारा के प्रति समर्पित होते हैं। उमरुनबी और उसके साथियों का रास्ता इसी वैश्विक पैटर्न का हिस्सा था, जिसे सबसे स्पष्ट रूप में ISIS, ISIS के 2010 के दशक के विस्तार के दौरान देखा गया। उस समय इंजीनियर, डॉक्टर, सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ और उच्च शिक्षित युवाओं की बड़ी संख्या इस कट्टरपंथी नेटवर्क में शामिल हुई। उनका उग्रपंथ गरीबी या अवसर की कमी का परिणाम नहीं था, बल्कि एक वैश्विक जिहादी नैरेटिव से प्रेरित था। इस मामले में भी उग्रपंथ 3 आपस में जुड़ी परतों पर काम करता दिखाई देता है। पहली परत है धार्मिक निरपेक्षता, एक बंद, कठोर और शाब्दिक व्याख्या पर आधारित फ्रेमवर्क। इस सोच के अनुसार काफिरों और मुर्तद शासन के खिलाफ हिंसा धार्मिक कर्तव्य मानी जाती है। यह मानसिकता भारतीय राज्य को अप्रामाणिक ठहराकर उसे धर्म आधारित विरोधी के रूप में चित्रित करती है। दूसरी परत उस अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी नैरेटिव की है जो भारत को हिंदू प्रभुत्व वाला दमनकारी राज्य और कश्मीर को अधिकृत जमीन के रूप में चित्रित करता है। यह नैरेटिव वैश्विक जिहादी समूहों, ऑनलाइन प्रोपेगंडा मशीनरी और प्रवासी नेटवर्कों द्वारा लगातार दोहराया जाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि एक व्यक्ति की निजी नाराजगी या असंतोष एक सामूहिक धार्मिक संघर्ष का हिस्सा महसूस होने लगता है, और व्यक्तिगत स्तर का अवसाद एक वैश्विक मिशन में बदल जाता है। तीसरी परत है संचालनात्मक आधुनिकता, एक ऐसी क्षमता जिसमें आधुनिक तकनीकों और रणनीतियों को गुप्त और सुनियोजित तरीके से अपनाया जाता है। एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग, डिजिटल फंडिंग चैनल, पेशेवर पहचान और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क इस नेटवर्क को अत्यधिक संगठित और पकड़ में न आने वाला बनाते हैं। तुर्की स्थित संचालक उकासा जैसे नाम यह स्पष्ट करते हैं कि यह पूरी संरचना बहुस्तरीय, सीमा पार और सुव्यवस्थित थी। जब धार्मिक कठोरता, वैश्विक शिकायत और आधुनिक तकनीक का यह खतरनाक संयोजन किसी मेडिकल कॉलेज या अस्पताल जैसे संस्थान में प्रवेश करता है, तो परिणाम बेहद विनाशकारी हो सकते हैं। जीवन बचाने और स्वास्थ्य सेवा देने के लिए बनाए गए संस्थान अनजाने में उन व्यक्तियों के लिए उर्वर भूमि बन जाते हैं जो अपने Encrypted platforms allow covert communication. Professional identities provide legitimacy and access. Financial pathways are engineered to avoid detection. Reports of a Turkey-based handler known as Akasa point to a multi-node transnational command structure. Together, these elements show how modern technologies and professional systems are repurposed to execute a form of violence fundamentally opposed to the very modernity it exploits. When this volatile combination of absolutist theology, global grievance narratives, and technologically enabled planning enters a space like a medical college, the consequences can be devastating.
Institutions designed to heal and preserve life can become inadvertent incubators for individuals who repurpose their scientific training and professional ethics toward the pursuit of mass violence. The Red Fort attack displayed this convergence with unsettling clarity. A medical professional, educated to save lives, was reshaped into a vehicle of destruction. This is not a stray aberration, but an emerging pattern that warrants immediate scholarly, policy, and societal engagement. The message behind the blast, the choice of the Red Fort, its imposing ramparts, and the historical precincts surrounding it is anything but incidental. आज की एक और घटना मान लेना न सिर्फ सरलीकरण होगा, बल्कि उस गहरे संदेश की उपेक्षा भी होगी जो इसके पीछे छिपा था। अपने मूल में यह हमला एक वैचारिक घोषणा था, जो भारत की संप्रभुता, उसकी पहचान और उसके ऐतिहासिक आत्मविश्वास को चुनौती देने का प्रयास करता है। लाल किले की सांकेतिकता समझना आवश्यक है, क्योंकि यही बताती है कि यह स्थल जिहादी विचारधारा के लिए इतना भावनात्मक और वैचारिक महत्व क्यों रखता है। आधुनिक भारत में लाल किला केवल एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि राष्ट्र की संप्रभु सत्ता का सजीव केंद्र है। हर स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री इसी प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं, यह घोषणा करते हुए कि भारत की राजनीतिक वैधता अब किसी बाहरी साम्राज्य से नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक भारत की जनता से उत्पन्न होती है। भारतीय चेतना में लाल किला राष्ट्र के आत्मविश्वास, दृढ़ता और एक हिंदूबहुल लोकतांत्रिक राज्य की स्थिर पहचान का प्रतीक भी है। एक ऐसा राष्ट्र राज्य जिसकी संप्रभुता अब किसी विदेशी ताकत के अधीन नहीं है। इसके ठीक विपरीत, जिहादी कल्पना में लाल किला आधुनिक भारत का नहीं, बल्कि मुगल प्रभुत्व के युग का स्मृति चिन्ह है। सदियों तक यह किला उस साम्राज्य का केंद्र रहा जिसने उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर राजनीतिक और सांस्कृतिक नियंत्रण रखा। जिहादी विचारधारा के लिए यह स्मृति अत्यंत संवेदनशील है, एक ऐसा अतीत जिसे वे खोया हुआ वैभव मानते हैं और जिसे हिंसा द्वारा पुनः प्राप्त करने का स्वप्न देखते हैं। इसलिए इस स्थान पर हमला केवल सुरक्षा ढांचे पर चोट नहीं था, यह भारत की सभ्यतागत आत्मा और उसके ऐतिहासिक आत्मविश्वास पर सीधा प्रहार था। ऐसे प्रतीकात्मक स्थल के समीप, वह भी शाम के चरम यातायात के समय, विस्फोटक से भरी कार को उड़ाना एक सीधा संदेश था। यह क्षमता का प्रदर्शन था और हिंसक इरादे की घोषणा भी, यह बताने का प्रयास कि भारत की संप्रभुता का केंद्र, उसकी राष्ट्रीय गरिमा का प्रतीक, किसी भी समय निशाने पर लिया जा सकता है। चेतावनी की दुश्मन बदल चुका है। भारत की रणनीतिक व्यवस्था लंबे समय से जिहादी हिंसा की वैचारिक प्रकृति को स्वीकारने से हिचकती रही है। विश्लेषण की परंपरागत प्रवृत्ति हर बड़े हमले को कानून व्यवस्था, खुफिया चूक या स्थानीय शिकायतों के दायरे में सीमित कर देती है। लेकिन लाल किला विस्फोट ने इस सुविधाजनक ढांचे को पूरी तरह तोड़ दिया। इसने स्पष्ट कर दिया कि यह संघर्ष केवल आतंकवादरोधी नीति का मामला नहीं, बल्कि एक व्यापक सभ्यतागत टकराव है। भूगोल का चयन अपने आप में संदेश देता है। लाल किला आधुनिक भारत की संप्रभुता और उसके लोकतांत्रिक आत्मविश्वास का प्रतिनिधि स्थल है। जिहादी कल्पना में यही स्थान एक पराजित साम्राज्य की पीड़ा का प्रतीक है, एक ऐसा अतीत जिसे वे पुनर्जीवित करना चाहते हैं। इसलिए इस स्थल को निशाना बनाना केवल वर्तमान भारतीय संप्रभुता पर हमला नहीं, बल्कि उस कल्पित, खोई हुई सर्वोच्चता को वापस पाने का वैचारिक प्रयास भी है। हमले से पहले फरीदाबाद में लगभग 2,900 किलोग्राम विस्फोटक जब्त होना और कई आरोपितों, जिनमें डॉक्टर और अन्य पेशेवर शामिल थे, की गिरफ्तारी यह दिखा चुकी थी कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अनजान नहीं थी। कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी संबंधित नेटवर्कों पर दबाव डाला जा चुका था। लाल किला विस्फोट इस विस्तृत और जटिल साजिश की वही कड़ी थी जो निगरानी के जाल से फिसलकर बाहर निकल गई। डॉक्टर उमरुनबी की एनसीआर में 16 घंटे की दौड़ एक सुनियोजित मास्टर प्लान नहीं थी,
बल्कि एक ध्वस्त होते ऑपरेशन का हताश अंतिम चरण था। इसका अर्थ यह नहीं कि भारतीय सुरक्षा ढांचे को सुधार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह अवश्य स्पष्ट होता है कि सोया हुआ राज्य जैसी सरल आलोचनाएं वास्तविकता को समझने में विफल रहती हैं। पाकिस्तान प्रेरित, एन्क्रिप्टेड और बहुस्तरीय जिहादी अभियानों के दौर में किसी भी सक्रिय खुफिया व्यवस्था के सामने कुछ सांख्यिकीय चूक अनिवार्य होंगी। असली सबक यह है कि भारत को क्षमता, तकनीक और वैचारिक स्पष्टता तीनों में गंभीर रूप से विस्तार करने की जरूरत है। भारत की सार्वजनिक बहस अक्सर कट्टरपंथ को समझने के लिए गरीबी, बेरोजगारी या सामाजिक एलियनेशन जैसी सुविधाजनक व्याख्याओं पर निर्भर रहती है। लेकिन लाल किला विस्फोट ने इन व्याख्याओं की सीमाएं उजागर कर दी। यहाँ एक डॉक्टर था, उच्च शिक्षित, सामाजिक रूप से सम्मानित, स्थायी रूप से नियोजित और एक स्थापित संस्थान से जुड़ा हुआ। यह व्यक्ति आत्मघाती हमलावर इसलिए नहीं बना क्योंकि उसके पास अवसरों की कमी थी, बल्कि इसलिए कि वह धार्मिक ग्रंथों की एक कठोर व्याख्या में विश्वास करता था, भारत की संप्रभुता को वैध नहीं मानता था और ऐसे नेटवर्क का हिस्सा था जो विचार को हिंसा में बदलने की क्षमता रखता है। कट्टरपंथ का खतरा केवल इस बात में नहीं कि वह हिंसा उत्पन्न करता है, बल्कि इस गहरी क्षमता में है कि वह शिक्षित, सामाजिक रूप से सफल और मुख्यधारा में दिखने वाले व्यक्तियों को उसी समाज के विरुद्ध वैचारिक हथियार में बदल देता है जिसने उन्हें अवसर और पहचान दी। हर उमरुनबी एक दोहरा नुकसान है, एक डॉक्टर जिसमें राष्ट्र ने निवेश किया और एक आत्मघाती हमलावर जिससे राष्ट्र को स्वयं को बचाना पड़ता है। लाल किला विस्फोट इस व्यापक, जटिल और तेजी से बढ़ती चुनौती का सबसे भयावह संकेत है। यह स्पष्ट चेतावनी है कि यह संघर्ष केवल सुरक्षा का नहीं, बल्कि भारत की सभ्यतागत दिशा, उसके आत्मविश्वास और उसके भविष्य की परिभाषा पर चल रही गहरी लड़ाई है। समापन भारत की कमी पुलिस व्यवस्था की क्षमता में नहीं, बल्कि सभ्यतागत स्पष्टता में है। शत्रुबोध यानी शत्रुतापूर्ण विचारधाराओं को पहचानने की क्षमता उसी खोई हुई परत को सामने लाता है। इसका अर्थ भय या संदेह फैलाना नहीं है, बल्कि वस्तुस्थिति को तीखे फोकस के साथ समझना है। यह हमें याद दिलाता है कि समस्या किसी अस्पष्ट, चरमपंथ की नहीं, बल्कि एक संगठित, लक्षित और उग्र इस्लामी विचारधारा की है। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि लक्ष्यचयन कभी आकस्मिक नहीं होता। आज लाल किला, कल राम मंदिर के समारोह या हिंदू त्योहार, यह पूरा क्रम विचारधारात्मक है, न कि संयोग। डिरेडिकलाइजेशन भी किसी त्वरित कार्यशाला, #अभियान या पाठ्यक्रम जोड़ देने से नहीं होता। यह एक लंबी, कठोर और बौद्धिक रूप से आधारित प्रक्रिया है, जिसमें धार्मिक प्रतिवाद, समुदाय स्तर का नेतृत्व और स्पष्ट राजनीति तीनों अपरिहार्य हैं। कट्टरपंथ इसलिए सबसे घातक है क्योंकि वह जीवन बचाने वालों को हत्यारों में बदल देता है, कक्षाओं को गुप्त कोशिकाओं में बदल देता है और राष्ट्रीय गौरवचिन्हों को संभावित विस्फोट स्थलों में बदल देता है। यदि इतना कुछ देखने के बाद भी हम शत्रुबोध की उस शांत, स्पष्ट और विवेकपूर्ण दृष्टि तक नहीं पहुंचते, जो भारत को भीतर से तोड़ने वाली विचारधारा को पहचान सके, तो पुराने दिल्ली में उस नवंबर की रात बिखरी लाशें भी हमें कुछ नहीं सिखा पाएंगी। लाल किले का विस्फोट किसी साधारण सुरक्षा चूक का मामला नहीं था, यह एक नैतिक और सभ्यतागत चेतावनी थी। कट्टरपंथ अपने सबसे प्रत्यक्ष रूप में डॉक्टरों को हथियारों में, कक्षाओं को छिपे हुए मॉड्यूल में और राष्ट्रीय प्रतीकों को हमले के स्थलों में बदल देता है। अगर यह वास्तविकता भी हमें उस वैचारिक परियोजना को पहचानने के लिए प्रेरित नहीं करती, जो भारत को भीतर से कमजोर और विभाजित करना चाहती है, तो हम उस रात की भयावहता से कोई सार्थक सबक नहीं ले पाएंगे। अंत में भारत के सामने विकल्प एकदम स्पष्ट है, या तो हम इन घटनाओं को आकस्मिक विचलन मानकर आगे बढ़ते रहें, या फिर शांत,
निष्पक्ष और सभ्यतागत आत्मविश्वास के साथ यह समझें कि यह संघर्ष भारत की पहचान, उसके स्वरूप और उसके भविष्य के अर्थ पर चल रही लड़ाई है।